मेरा ख्याल है कि मैंने तस्वीर दिखाई थी आपको, है ना, टेक्निकल एसईओ की मोबाइल पिक्चर दिखाई थी ना, कि नहीं थी दिखाई? नहीं दिखाई थी? अच्छा, इसकी बात करो, ये खुलने लगी आपसे बताना होगा जहाँ तक शुरू करता है। ये आपकी क्लास में डिस्कस हुई थी या नहीं? ओके, अच्छा चलो ठीक। अब हम आज टेक्निकल एसईओ को और इन डेप्थ देखने लगे हैं, ठीक है। टेक्निकल एसईओ को देखने से पहले ना ये जरा हम एक तस्वीर को देखते हैं मोबाइल की। एक मोबाइल की फोटो है बेसिकली। हम ये कह रहे हैं कि जब कोई वेबसाइट खुलती है मोबाइल के ऊपर तो इस तरीके से वो वेबसाइट खुलती है, ठीक है। लेकिन वेबसाइट तो मोबाइल की स्क्रीन से ज़्यादा बड़ी होती है, तो फिर नीचे भी चल रही है और इस तरह स्क्रॉल करते जा रहे हैं। अच्छा, इसकी एक लेटेस्ट अपडेट भी आई हुई है गूगल की। वो क्या अपडेट आई हुई है? गूगल पहले क्या करता होता था? गूगल पहले ये करता था कि ये जो एक स्क्रीन आ गई तो इसको एक इंप्रेशन कंसीडर करता था। फिर जब बंदा इसको ड्रैग करता था तो उसको दूसरा इंप्रेशन कंसीडर करता था। फिर और ड्रैग करता था तो उसको तीसरा इंप्रेशन कंसीडर करता था। लेकिन अब गूगल ने क्या करना शुरू कर दिया कि इसको एक ही इंप्रेशन कंसीडर करना शुरू कर दिया। इससे फिर ये होता था कि विजिटर्स को लगता था कि भाई बहुत सारे इंप्रेशंस आ गए, हालांकि एक ही विजिटर की तरह से वो खुली है और वो देख रहा है इसको नीचे करके। तो ये इसकी एक नई अपडेट थी, ये लेस देन 15 डेज पुरानी अपडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा, अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है? गूगल कह रहा है कि ये जो स्क्रीन है, मैं इसको यूं एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये जो स्क्रीन हमने वेबसाइट खोली और हमारी वेबसाइट स्क्रीन पे खुल गई, ठीक है। अब बेसिकली हम देखना ये चाह रहे हैं कि वेबसाइट की स्पीड का स्टैंडर्ड क्या है। वेबसाइट की स्पीड के स्टैंडर्ड को हम समझ रहे हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पर किसी की कोई वेबसाइट हो तो वो देखना चाहे कि भाई मेरी वेबसाइट फास्ट है कि स्लो है। तो एक आम जो बंदा होगा वो क्या करेगा, अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पे वेबसाइट खोलेगा इंटरनेट ऑन करके, तो जल्दी खुल जाएगी तो वो कहेगा भाई फास्ट है, और अगर लेट खुलेगी तो वो कहेगा स्लो है। ये स्टैंडर्ड है कि आम तौर पर तो हमारे जहन में तो वेबसाइट की स्पीड का ये स्टैंडर्ड है, ये नहीं है, ठीक है। वेबसाइट की स्पीड का ये स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है। वेबसाइट की स्पीड को हमने वैसे ही चेक करना है जैसे हम एसईओ को चेक करते हैं टूल से। इसी तरह हमने वेबसाइट के भी कुछ स्टैंडर्ड रखे हुए, कुछ मैट्रिक्स हैं जिनकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि वेबसाइट स्लो है कि वेबसाइट फास्ट है। अब हम ये कह रहे हैं कि एक वेबसाइट खुली, ये जो वेबसाइट का हिस्सा है, वेबसाइट की स्पीड यहां से कैलकुलेट होनी है कि ये वाली वेबसाइट का हिस्सा जो है वो कितनी देर में लोड होता है। यानी कि वेबसाइट इधर से लेकर इधर तक कितनी देर में लोड हो जाती है, यहां से हम वेबसाइट की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये इसका पैमाना है जिससे हमें पता लगेगा कि वेबसाइट फास्ट है कि वेबसाइट स्लो है, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां पर मैंने लिखा क्या हुआ है, ये मैंने पूरी एक मोबाइल की स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है अबव द फोल्ड कंटेंट। इस हिस्से को हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। यानी मतलब यहां तक खुल गई, उसके बाद आप इसको फोल्ड करते हो तो दूसरा पेज आ जाता है, फिर फोल्ड करते हो तो तीसरा पेज आ जाता है। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अबव द फोल्ड कंटेंट। अबव द फोल्ड कंटेंट के कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा आसान है। आपको व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज आते हैं लंबे लंबे, 3-4 लाइनें आप पढ़ते हो, फिर नीचे क्या लिखा होता है, रीड मोर, दैट इज अबव द फोल्ड कंटेंट। वो जितना पढ़ा जा रहा है वो अबव द फोल्ड कंटेंट है। फेसबुक पे पोस्ट लगी हुई है, 3 लाइनें नजर आ गई, फिर रीड मोर, बाकी नजर आ जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, डिस्क्रिप्शन पूरी नजर नहीं आ रही, 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, सारी देखना चाहते हैं, रीड मोर, वो था अबव द फोल्ड कंटेंट। अब ये जो इतने अबव द फोल्ड कंटेंट हमें नजर आने लगे हुए, इसकी कोई साइंस तो होगी ना। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने पहले से खोले भी जा सकते थे, मतलब बजाय रीड मोर पे जाकर जो खुल रहा है तो पहले ही पूरा दिखा देते हैं। असल में वो ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट है, वो जो इतना हिस्सा आपको पहले नजर आ रहा है वो ऑप्टिमाइजेशन वाला पॉइंट है। यानी आपकी वेबसाइट ने उस हिस्से में से ऑप्टिमाइज होना है। किस हिस्से में से, अबव द फोल्ड कंटेंट। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अबव द फोल्ड कंटेंट। अब इस हिस्से में क्या करना है इसको अभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। ये इस तस्वीर का सिर्फ ये काम था कि मैं आपको ये समझा पाऊं, ठीक है। ये तस्वीर मैंने सिर्फ इसलिए ली हुई है।
डिफाइन करने के लिए वैसे मुश्किल होता है कि मैं आपको समझाता कि अबव द फोल्ड कंटेंट क्या होता है, ठीक है, ये सीट समझाने के लिए हमने ये बात की। अब आ जाते हैं दूसरी स्लाइड पे। भाई टेक्निकल एसईओ शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप देख रहे थे ना, इसलिए उसको हमें दोबारा से एक तरह से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, वो हम एंड में एक बार फिर डिस्कस भी करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर ही पढ़ा था हमने। यहां पर आ जाते हैं, ये क्या चीज है, ये वेबसाइट की स्पीड के स्टैंडर्ड्स हैं और इनको हम टेक्निकली क्या कॉल करते हैं जी, इन्हें हम टेक्निकली क्या कॉल करते हैं, कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। ये इंटरव्यू में लोग पूछते हैं सवाल, अक्सर टेक्निकल सा सवाल है ये कि भाई ये कोर वेब वाइटल क्या चीज है, व्हाट इज कोर वेब वाइटल, कोर वेब वाइटल किसे बोलते हैं। मतलब एक सवाल तो आपसे पूछ सकते हैं ना, ऑन साइट एसईओ क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, कौन सी एसईओ है जो टेक्निकल है, क्या करोगे उस टेक्निकल एसईओ के अंदर आप, कौन सी एसईओ है जो ऑन साइट है, उसमें क्या काम करेंगे आप। फिर वो मतलब पूछते थे ये कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं और इनका वेबसाइट में क्या रोल है, एसईओ में क्या रोल है, वेबसाइट की स्पीड में क्या रोल है। सो कोर वेब वाइटल्स हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स हैं फॉर मेजरिंग यूजर एक्सपीरियंस व्हेन अ पेज लोड्स। यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो रहा है आपके वेबसाइट का, उसे कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। नंबर 1 कौन से, पहला स्टैंडर्ड क्या है जी, एलसीपी। उससे पहले स्टैंडर्ड्स को भी पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, लोडिंग, फिर में लिखा हुआ है इंटरेक्टिविटी और फिर लिखा हुआ है विजुअल स्टेबिलिटी। अच्छा, लोडिंग का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है भाई, जब भी कोई बंदा वेबसाइट खोलता है तो सबसे पहले वो लोड होती है, यानी कि पहला पार्ट उसका लोडिंग का होता है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, इंटरेक्टिव होने का, इंटरेक्टिव हो गया है मैं उस पर काम कर सकता हूं। और फिर आखिरी पार्ट होता है विजुअल स्टेबिलिटी का, कि भाई पूरी की पूरी वेबसाइट अब खड़ी हो गई है, हिल नहीं रही अपनी जगह से, ऊपर नीचे नहीं हो रही, लेफ्ट राइट भी नहीं हो रहे, बटन इसके मूव कर रहे। तो कहते हैं ये 3 फेज हैं जिसके अंदर आपकी वेबसाइट ने लोड होना है और इन 3 फेजेस ने कितना टाइम लेना है ये कोर वेब वाइटल्स में हमें पता लग रहा है, ठीक, ये चीजें हमें कोर वेब वाइटल्स में पता लगे और यही चीजें डिसाइड कर रही हैं कि आपकी वेबसाइट फास्ट है कि स्लो है, ठीक है। अब लोडिंग वाले पार्ट में क्या चीज है, ये तो हमने जनरल बात की ना कि भाई लोडिंग और इंटरेक्टिविटी और ये विजुअल स्टेबिलिटी, ये तो जनरल बातें हैं, मतलब आम बातें हैं। टेक्निकल बात क्या है, टेक्निकल बात ये है कि लोडिंग में होता क्या है। लोडिंग का जो प्रोसेस है, सिंपल सी बात है, हमारे ज़हन में तो लोडिंग का मतलब यही है कि भाई वेबसाइट लोड होना शुरू होती है, शुरू से लेकर आखिर तक जब खुल जाती है तो लोड हो गई। एक जनरल बात तो ये है ना, ये बात नहीं है। हम कह रहे हैं लोडिंग का फेज है क्या, इस फेज को समझते हैं। इस फेज में क्या होता है, वो कहता है कि इस फेज में है एलसीपी। एलसीपी स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ये एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ उन्होंने, एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। नीचे उसकी टाइमिंग्स आ रही है, ग्रीन, ऑरेंज और पुअर। 2.5 सेकेंड्स रिकमेंडेड। मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो एलसीपी है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, उसे कितनी देर में लोड होना है, 2.5 सेकेंड में। वेबसाइट के लोड की बात ही नहीं हो रही, पूरी वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हम। अब एलसीपी का क्या मतलब है, हाँ, एलसीपी किसे कह रहे हैं। मैं कहता हूँ वेबसाइट खुल गई, अगर एक जनरल वेबसाइट है जो कि एक स्टैंडर्ड पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो एक आम वेबसाइट बनने का स्टैंडर्ड है, वो क्या होता है, स्लाइडर, ऐसे ही है ना। हर वेबसाइट के ऊपर एक स्लाइडर चलता है, वो एनिमेट हो रहा होता है। उसके बाद एक लोगो, उसके बाद कंपनी का नाम, सोशल मीडिया के बटन्स, पैराग्राफ, साथ में फीचर्ड इमेज और फिर नीचे इमेजेस। ये सारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वेबसाइट का, ऐसे ही है ना। अब ये क्या कह रहा है आपको, गूगल कहता है इसमें से एलसीपी को हमें देखना है। इसमें से एलसीपी क्या है, एलसीपी नाम से पता लग रहा है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। मतलब क्या समझ में आ गया, मैंने इतनी सारी चीजों का बताया, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कह रहा है, कहता है इनमें से सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें से सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, ये नहीं कह रहा कि सारे ऑब्जेक्ट्स का साइज कितना है, वो ये कह रहा है इन सारों में से सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है। भाई देख लेना, मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो होगा, जब वो लोड होगा तो छोटे छोटे तो उस टाइम पे लोड हो ही चुके होंगे, ज्यादा टाइम तो उसी नहीं लेना है ना जो सबसे बड़ा होगा। जब वो उसने अगर फॉर एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा है वो ले रहा है 2.5 सेकेंड्स,
तो ये तो सबसे बड़ा था, तो सबसे छोटा तो 0.1 सेकंड्स ले रहा था, उसको तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जो 1 सेकंड ले रहा है उसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ये देख लो कि इसमें से जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको 2.5 सेकंड्स में लोड होना है, उसको 2.5 सेकंड्स में ही लोड होना है। अगर वो इससे ज्यादा टाइम लेता है तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट स्लो। अब मेरे पास एक वेबसाइट आती है, मैं उसको देखता हूं, उसका लोड टाइम जो होता है ना वो 4.5 सेकंड्स है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? सुपर स्लो, काफी स्लो हो गई ना वही वेबसाइट। तो अब हम इसका हल क्या करें? इसका हल मेरे पास वेबसाइट एसईओ में तो कोई नहीं है। क्या ख्याल है? हमने आज तक जितनी एसईओ पढ़ के आए हैं उसमें हमारे पास इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं 4.5 सेकंड्स वाली वेबसाइट को इमेजेस छोटे कर रहा हूं, मैं इमेज ऊपर था ही नहीं, मैं कहा इमेजेस तो मैं छोटे करता जा रहा हूं, इमेज ऊपर था ही नहीं, तो मैं जो एसईओ करता जा रहा हूं वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है इस वेबसाइट के फास्ट होने में। इस वेबसाइट के फास्ट होने में रिस्पॉन्सिबल था स्लाइडर। सबसे ज्यादा वेबसाइट को स्लो करते हैं स्लाइडर्स। वर्डप्रेस में भी लगे होते हैं, आम वेबसाइट्स पे भी लगे होते हैं, और इसके अंदर जो कोडिंग हुई होती है वो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती है। गूगल जो सबसे ज्यादा हेट करता है वो जावास्क्रिप्ट से करता है। गूगल को जो सबसे ज्यादा बुरी चीज लगती है, मतलब बुरी का मतलब किस सेंस में बुरी? मतलब स्पीड की सेंस में जो चीज बुरी लगती है वो जावास्क्रिप्ट, दूसरे नंबर पर सीएसएस। कि ये दो कोडिंग्स ऐसी हैं जो उसकी वेबसाइट की, देखो तीसरे नंबर पर कोडिंग एचटीएमएल है, इसके ऊपर चले जाएं तो पीएचपी है। पीएचपी को वो बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा, हाँ, जिसमें वेबसाइट डेवलप हो रही है, लेकिन वो कह रहा है जावास्क्रिप्ट को मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा माइंड करता हूं। उसके बाद सीएसएस का कोड भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा लगा होगा तो माइंड करूंगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सीएसएस को मिनीफाई करो, उसके प्लगइन्स भी होते हैं मिनीफाई करने के सीएसएस के, और कम सीएसएस यूज करें। भाई वेबसाइट को कम स्टाइलिश बनाओ ना। देखिए आप कोई बंदा कीवर्ड लिख के सर्च करता है वेबसाइट आपकी, तो क्या चाहता है वो कि आपकी स्क्रॉल बार रेड कलर की आ रही हो, उधर से स्क्रॉल बार ग्रीन कलर की आ रही हो, ये तो नहीं ना चाहता वो। उसको इतने रंग तो नहीं चाहिए, मैं कहा उसको ना एनिमेशन चाहिए ना उसको इतने रंग चाहिए, वो तो एक प्लेन इंफॉर्मेशन चाहता है। अलबत्ता अपनी इंफॉर्मेशन की वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहता है। ठीक है, हमने इमेज लगा लिया, उसको वेबपी बना दिया, वेबपी बना के हमने से 100 किलोबाइट में कन्वर्ट कर दिया, इमेज तो छोटा हो गया हमारा, अब कोई टेंशन नहीं है। तो सीएसएस को भी वो पसंद नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम एज ए एसईओ एक्सपर्ट, अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या एडवाइस देने वाले हैं? हम वेब डेवलपर को एडवाइस देने वाले हैं कि आपने जो जावास्क्रिप्ट का कोड लगाया हुआ है इसका साइज कितना है, इसको या तो रिड्यूस कर दें, ठीक है, ये लोड होने में 4.5 सेकंड्स ले रहा है, तो या इसको रिमूव कर दें। अब वो कहता है कि भाई ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे लगाया गया है, क्लाइंट चाहता है कि मेरी वेबसाइट इस तरीके से नजर आए। अब अगर ऐसा है तो फिर तो वेबसाइट रैंक होने में इश्यूज ही रहेंगे ना, फिर तो हम स्पीड को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या कहते हैं, एसईओ एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एसईओ एक्सपर्ट कहता है कि भाई अगर आपको देखें, अगर हम एज ए सर्वे करें कि दुनिया में कितने लोग हैं जो वेबसाइट खोलते हैं और उनको सबसे पहले स्लाइडर नजर आता है, तो उनको लगता है कि भाई अब रुकना फर्ज हो गया यहाँ पे, हाँ पहले सारे स्लाइडर्स को चेक कर लो फिर नीचे जाना है। ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि कोई भी स्लाइडर को लिफ्ट ही नहीं कराता, नहीं कराता ना। मतलब जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, हाँ वो वेट कर रहा है बेचारा कि भाई ये रुके, कोई कहीं पे खड़ा हो तो मैं इसको आगे लेकर जाऊं, उसके बाद वो यूं करेगा, पढ़ना शुरू हो जाएगा वेबसाइट को, स्लाइडर को कभी भी नहीं पड़ेगा वो। तो यूजर्स के लिए तो स्लाइडर्स की ये हुक्कत है, लेकिन उसके बावजूद हम स्टाइलिश बनाने के लिए स्लाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम ये कहेंगे कि भाई ये काम करो, क्या हम उसे कहते हैं भाई स्लाइडर लगाने का बहुत शौक है ना, तो क्या करो, आपने बताना क्या करो, कंटेंट को छोटा कर दो, और क्या करो, मतलब हर बंदा अपनी राय देना। मैंने तस्वीर आपके सामने ला के रख दिया। अबव द फोल्ड, वो पूरा बोलो ना, फिल इन द ब्लैंक्स ना बोलो। अबव द फोल्ड कंटेंट, आगे क्या, कौन इनकी बात को कौन कंप्लीट करेगा, आप बताएं। अबव द फोल्ड कंटेंट से नीचे ले जाओ। देखें वेबसाइट कैसे कैलकुलेट हो रही है, अबव द फोल्ड कंटेंट से ना। स्पीड कौन खराब कर रहा है? अबव द फोल्ड कंटेंट का एलसीपी स्पीड खराब कर रहा था, वो जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट था। हमने कहा भाई इस लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट को उठाओ और अबव द फोल्ड कंटेंट से नीचे ले जाओ।
जैसे ही वो नीचे ले गया तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा ऑब्जेक्ट था, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था, वो छोटा वो आया ही नहीं, निकल ही गया बीच में से, स्पेस बच गई हमारे पास बहुत सारी, किलोबाइट्स बहुत सारे बच गए ना। अब वो क्या करेगा, अब वो सेकंड लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट को देखेगा। अब हम देखेंगे कि भाई सेकंड लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है। मैंने भी आपको जो सीक्वेंस बताया, या तो टेक्स्ट होगा या इमेज होगा, या तो टेक्स्ट होगा या इमेज होगा। अब आप ये चाहते हैं कि भाई शुरू में ये नजर ना आए, तो आप क्या करें कि आप अब स्लाइडर को रिप्लेस कर दें एक सिंगल इमेज के साथ, वहां पर वेब पी लगा दें, या आप इमेज भी नहीं लगाना चाहते, ऊपर ही लोगो लगाओ और लोगों से बात शुरू हो जाए। तो क्या हुआ, स्पेस बच गई हमारी, एकदम स्पीड बढ़ी। लेकिन जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट देख के नीचे को आ रहा है तो वही वाला स्लाइडर उसे मिल रहा है, या शायद उससे भी ज्यादा स्लाइडर्स उसे मिल रहे हैं, लेकिन उससे हमारी वेबसाइट स्लो नहीं हो रही है। वेबसाइट स्लो कब होगी, जब वो उसको मिलेगा अबव द फोल्ड कंटेंट में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अबव द फोल्ड कंटेंट में छोटा कंटेंट लेकर आना है। समझ में आ गया? एलसीपी क्या चीज है? मैं कहता हूं एक वेबसाइट है, वेबसाइट जहां से शुरू हो रही है वहां पे इम्बेड हुआ हुआ मेरा लेक्चर, वीडियो लगी हुई है, मेरे लेक्चर की वीडियो चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मेरी लेक्चर देते हुए तस्वीर लगी हुई है, और नीचे आते हैं कॉलेज वालों की एक ग्रुप फोटो लगी हुई है। एलसीपी को कंट्रोल करने क्या करें? एलसीपी को कंट्रोल करना है। मैंने बताया क्या कहानी सुनाई है आपको। मैंने कहा सबसे ऊपर लगी हुई है मेरी वीडियो, उसके नीचे लगी हुई है मेरी तस्वीर, उसके नीचे आ रही है कॉलेज की एक ग्रुप फोटो, ठीक है। लेकिन हम जब देखते हैं तो एलसीपी का जो स्कोर है ना वो ज्यादा है भाई, 2.5 सेकंड्स है, जितना मर्जी है ज्यादा। अब हम उसे कम करना चाह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें उस वीडियो को पकड़ना है और एलसीपी में किससे नीचे लेकर जाना है? अबव द फोल्ड कंटेंट से, यानी कि उसको तीसरा बना दूंगा मैं। समझ में? यानी जो बड़ा ऑब्जेक्ट तंग कर रहा है ना उसको नीचे ले जाओ। यानी क्लाइंट उसको कहता है ना, क्लाइंट मुझे चाहिए भाई, ये भी नजर आना चाहिए, ये मैसेज मैंने अपने ऑडियंस को देना है, तो आप उसे कहेंगे इसको नीचे दे दो। हम किसी को हम आज की तारीख में किसी को ये नहीं कहते, हम आज की तारीख में किसी को ये नहीं कहते कि आप स्लाइडर लगाएं। हम सबको मना करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे स्लाइडर ना लगाएं। अगर आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी और वेबसाइट की स्पीड का मेन फैक्टर है, मेन रोल होता है वेबसाइट रैंकिंग में। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ही अच्छी नहीं है तो फिर क्या फायदा होगा? पॉपअप्स जो होते हैं नॉट रिकमेंडेड, पॉपअप्स भी रिकमेंडेड नहीं होते ऐसे। पॉपअप्स पता नहीं क्या होते हैं भाई, एक वेबसाइट खुल के एकदम ऊपर आ गया 25% ऑफ आ जाता है ना ऊपर लिखा हुआ। बेशक जितना मर्जी आप अकोमोडेट कर रहे हो, मगर गूगल इन्हें पसंद नहीं करता एसईओ के लिए, बल्कि गूगल पेनल्टी भी करता है समटाइम इसके ऊपर कि भाई वेबसाइट का मेन कंटेंट छुप रहा है इससे। और अगर वो ज्यादा देर के लिए आते हैं फिर तो और ज्यादा। मिसाल के एक पॉपअप आया और विद इन 1 to 2 सेकंड नजर आया और बंद हो गया, फिर तो कम टाइमर हो गया ना उसका। लेकिन अब आपने जब पॉपअप लगाया तो फिर आप किस पे चले गए? जावास्क्रिप्टिंग पे चले गए। ये लगाने से आपने फिर स्पीड पे कंप्रोमाइज किया। पॉपअप भी जावास्क्रिप्टिंग में लग रहे हैं, इसलिए अगर कोई बंदा हमें कहे कि भी हमने पॉपअप विंडोज लगानी है, हम उसे मना करते हैं, हम कहते हैं नो, ना लगाए, पॉपअप विंडोज बिल्कुल ना लगाए। अच्छा, ये हो गया एलसीपी, समझ में आ गया? एलसीपी भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि क्या चीज थी भाई, अबव द फोल्ड कंटेंट। कोर वेब वाइटल क्या था? एलसीपी। पहला कोर वेब वाइटल क्या था? एलसीपी। दूसरा कोर वेब वाइटल क्या है? एफआईडी। अच्छा, अब अगली बात क्या है? फर्स्ट इनपुट डिले। इसका क्या मतलब है? इसको कह रहा है 100 मिली सेकेंड से लेकर 300 मिली सेकेंड तक। फर्स्ट इनपुट डिले, पहली इनपुट आने में कितना डिले है, इज कॉल्ड फर्स्ट इनपुट डिले। पहली इनपुट आने में कितना डिले है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो 3 महीने सबसे पहले क्लास में आता था, सिर्फ एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, सारों की नहीं कर रहा, कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो सिर्फ एक आ जाता था, कंफर्म था कि भाई ये तो इस बजे तक, इतने बजे तक पहुंच ही गया होगा ना।
तो उसको हम कह रहे हैं फर्स्ट इनपुट, वो हो रही है पहली इनपुट क्लासरूम के अंदर आपके। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट एलसीबी को देख लिया, वेबसाइट लोड हो रही है, अभी लोडिंग में थी ना, इसका अगला पार्ट क्या हुआ था, इंटरेक्टिव होने का। तो कहते हैं इंटरेक्टिव होते हुए सबसे पहले कौन सी चीज इंटरेक्टिव हुई है, वो सबसे छोटी चीज कौन सी है, फर्स्ट इनपुट डिले कौन सी है, कि पहली इनपुट आने में कितना डिले आया। मतलब चीजें तो बहुत सारी थी, यहाँ 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 भाई हर जगह लगने लगी हुई थी, साथ साथ प्रोसेसिंग होने लगी हुई थी ना, इमेज छोटे हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, मगर कोई एक कंटेंट तो था जो लग गया पहले। वो जो कंटेंट है वो क्या कहलाता है, एफआईडी। और कहता है एफआईडी का जो टाइमर है वो 100 मिली सेकेंड से 300 मिली सेकेंड तक का होना जरूरी है। ठीक है, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड की बातें हो रही है। तीसरे नंबर पर क्या चीज आ गई जी, CLS, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। लेआउट शिफ्ट, लेआउट शिफ्ट मतलब भाई लेआउट शिफ्ट कर रहा है। लेआउट कब शिफ्ट करता है, याद होगा इमेजेस के अंदर मैंने आपको बताया था, मैंने याद है कहा था ना, इमेज की विड्थ हाइट बता दो, बेशक वही बता दो जो उसकी ओरिजिनल है। ये नहीं कह रहे थे कि इमेज की विड्थ हाइट चेंज कर दो, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं इमेज की विड्थ हाइट बता दो, या कम से कम उसकी विड्थ या हाइट जरूर बताओ। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट कम होगा। क्यों, आपने नहीं बताया तो गूगल ने खुद से कैलकुलेट करना है, हर इमेज को पहले उसने साइज देखना है, और पहला साइज देख के उसने फिक्स करना है, फिर दूसरे पे जाना है, उसने कहना है ये तो बड़ा इमेज आ गया, इसकी स्क्रीन एडजस्टमेंट करो। वो स्क्रीन एडजस्टमेंट करते हैं, आपने देखा ये जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता भी है वेबसाइट्स पे, इमेजेस की स्क्रीन एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं, कभी इमेज बड़ा नजर आता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर बड़ा होता है, फिर बाकी यूं प्लेस हो रही होते हैं एक एक करके। तो वो ये कह रहा है कि भाई इसको भी एडजस्ट करो, इट इज कॉल्ड विजुअल स्टेबिलिटी। तो क्या कहता है, कहता है ये कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट इतना होना चाहिए। ये कैसे कंट्रोल होगा, इसकी दो, एक चीज तो आपको मैंने बता दी इमेजेस में, इसका इमेजेस में बड़ा रोल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें फोन्ट्स का भी बड़ा रोल है। मिसाल के तौर पर मेरा कोई क्लाइंट है, वो मुझे कहता है कि जनाब फोन बड़ा वक्री टाइप का होना चाहिए। हाँ, ऐसा फोन तो जो कभी किसी ने अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल ही नहीं किया, इसका क्या मतलब हुआ, फिर ठीक हो गया, भी स्टाइलिश फोन हो गया, ऐसा फोन निकाला जो कभी किसी ने देखा भी ना हो। लेकिन जब आपकी ऑडियंस उस फोन को, आपकी वेबसाइट को खोलेगी, तो क्या उनके पास वो फोन होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो आपकी वेबसाइट से फोन इंस्टॉल होगा पहले। अब जब वो आपकी वेबसाइट से फोन इंस्टॉल होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिले बढ़ गया, फिर ये भी इसमें आएगा, CLS में आएगा। कभी भी हमें सिस्टम फॉन्ट्स के अलावा दूसरे फॉन्ट्स इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि वो भी आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो करेंगे। ठीक है, सो ये चीजें किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, CLS में। सो इसको हम बोलते हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं जी, कोर वेब वाइटल्स की कैटेगरी में आते हैं, और यहां से हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। और ये वाली जितनी भी चीजें आपने नोट किया होगा कि इसमें हमारा SEO वाला रोल थोड़ा सा CLS में तो नजर आ गया है। मैं कह CLS में हमें थोड़ा सा अपना रोल नजर आया, बाकी कहीं पर भी हमारा रोल नहीं है। सारे काम हमने किससे करवाने हैं, वेब डेवलपर से। गूगल सर्च कंसोल आपको बताएगा कहां पर कोर वेब वाइटल्स में इशू है। गूगल सर्च कंसोल खोलें, फ्री टूल है ना आपके लिए। तो मैं क्या फ्री टूल है, वेबसाइट जिसकी भी वेबसाइट की ऑनरशिप है जिसके पास, उसके लिए तो ये वाला टूल बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसको एक दफा इन शॉर्ट देख लेते हैं। ये सारी चीजें एक्सप्लेन होगी जो मैं भी अब साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा था आपको। ठीक है, आपकी वेबसाइट जो है ना वो क्राउल नहीं हो रही है। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, मेरी एक वेबसाइट है, उसे जब हम मोबाइल व्यू में खोलते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, यहां से कोई वेबसाइट खोल लो, थोड़ी देर के लिए इसको छोटा करें, इस वेबसाइट को जो भी है ये। दोनों को लग रहा है ना आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेन्यू है ये भी इसको ओवरलैप कर रहा होता,
थोड़ी देर के लिए सोचते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप के बटन भी लगे हुए हैं, वो भी आपके इसको ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कोर वेब वाइटल इशू है। लिखा था मैंने सोफा कारपेट वॉशिंग, नेट बंद हो गया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है भाई, मुझे इस चीज का सोल्यूशन चाहिए कि ये जो इशू आ रहा है इसको रिजॉल्व करना है हमने। अब जब मैं सर्च कंसोल में जाकर अपनी वेबसाइट को देखता हूं तो वो मुझे कहता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो इंडेक्स नहीं हो रही है, उसमें कुछ इशू है वेबसाइट के, यूजर एक्सपीरियंस इशू आ रहा है। अब मैं उधर जाकर देखूंगा, मैं इस इशू को आइडेंटिफाई करूंगा और मैं डेवलपर से कहूंगा कि भाई ये चीजें ओवरलैप कर रही हैं, इनको ठीक करो, इनको मैनेज करो। नेट बंद हो गया, क्यों हो गया देखिए जरा, वैसे ही हिला के बंद हो गया। दूसरा चला लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करके इसे हम कंप्लीट करेंगे। जी जी बैठना है हमने, जी बैठ। चलें, जब ये वेबसाइट हमने दूसरी खोल ली, ठीक है, एक खुल जाती है तो इसमें ये इशू रिजॉल्व किया हुआ है। मैं क्या इस वेबसाइट को मैंने इसलिए खोला कि इस वेबसाइट पे ये इशू आया था और इसको रिजॉल्व किया हुआ है। इसको ज़रा छोटा करें, लोगो देखा आपने चेंज हुआ है, ये चीजें जो थी ना ये डिस्टर्ब कर रही थी पहले। अब आपने नोट किया इसको, हमने फुल स्क्रीन में लोगों का साइज देखे, हमने फुल स्क्रीन में छोटा कर दिया। एक और चीज याद रखें कि गूगल ये कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स है। देखें हम लोगों ने इतनी टेक केयर नहीं की इसकी लैपटॉप के ऊपर जितनी हम इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मोबाइल के ऊपर, इसलिए कि मोबाइल पे वो कहता है कि ये क्लियर होना चाहिए। तो हमने इसको ऑप्टिमाइज इसके लिए किया हुआ है, हमने इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है मोबाइल के लिए। सो ये इशू कोर वेब वाइटल का इशू है, इस वेबसाइट पे आया था और फिर हमने इसको मैनेज कर लिया था। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं था, इसे हमने खुद ही मैनेज कर लिया था कि भाई हमने क्या किया, इन बटन्स के साइज को छोटा किया और लोगों के साइज को भी रिड्यूस किया, ठीक है। सो ये वाला इशू खत्म हुआ और फिर गूगल ने इस वेबसाइट को इंडेक्स करना शुरू कर दिया। चलिए आ जाए वापस, स्कोर जरा फिनिश करते हैं। इसके अलावा जी अब हम जरा थोड़ा सा रीडायरेक्ट, प्रीवियस क्लास में पढ़ा हमने टेक्निकल एसईओ का फैक्टर, बिल्कुल एक बार जरा शुरू से आते हैं। अब हमने ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ को कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ टेक्निकल एसईओ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम टेक्निकल एसईओ में जाते हैं अब हम टेक्निकल एसईओ को देखें, जरा जल्दी से देखना है, मुंह एकदम गो थ्रू करना है हेडर से नीचे की तरफ को आते हुए। टेक्निकल एसईओ को देखें, एसएसएल कोई रोल नहीं है हमारा। मैं क्या एसएसएल हमारा तो कोई रोल नहीं है ना एसईओ एक्सपर्ट का, भाई एसएसएल परचेज कर लो, अप्लाई करवा लो, ठीक है। लेकिन रीडायरेक्ट एचटीटीपीएस को एचटीटीपी को एचटीटीपीएस कर लो, तब एसएसएल
इंप्लीमेंट हो जाएगी आपके पास। दूसरा रीडायरेक्ट आपकी मर्जी है, जरूरत पड़ती है तो लगाएंगे, लेकिन ये वाला रीडायरेक्ट तो लगाना ही लगाना है। इवन आपने शुरू से ही एसएसएल परचेज की है और आप किसी वेबसाइट के एसईओ करते हैं तो आपको सबसे पहले उधर जाकर 301 में जाना है, वेबसाइट को चूज करना है, नीचे यूआरएल ऐड कर देना https आगे वेबसाइट का नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला रीडायरेक्ट का आपने एसईओ का फैक्टर पूरा कर दिया। उसके बाद कैनोनिकल टेक्निकल एसईओ का फैक्टर, डुप्लीकेट है ये तो अलग बात है, लेकिन पहला कैनोनिकल कौन सा था? www.abc.com, यही था ना पहला। इंडेक्स की फाइल में ये www.abc.com लिख के लगाया तो ये कैनोनिकल भी लग गया हमारा। फिर आगे आते जाते हैं, अगला टेक्निकल फैक्टर क्या था एसईओ का, बोलते हैं लिंक को छोटा करना। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पढ़े थे टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स भाई, साइट मैप, रोबोट्स, गूगल सर्च कंसोल, ये सारे साइट टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद रीडायरेक्ट भी हो गया। उसके बाद डेड लिंक्स, फाइंड डेड लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स को ढूंढो, ये किस चीज का फैक्टर है? ये भी एसईओ का फैक्टर है, उनको फिक्स करो। स्कीमा, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो हम इतने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनमें से कुछ चीजें ऑन साइट एसईओ थी और कुछ चीजें टेक्निकल एसईओ थी। उसके बाद शुरू से ऊपर से नीचे आए जरा, वेबसाइट का डिजाइन जी, साइट आर्किटेक्चर। साइट आर्किटेक्चर का मतलब है कि आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है उसका डिजाइन कैसा है। एक्सएमएल साइट मैप देख लिया हमने, साइट स्पीड देख लिया हमने, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी एसएसएल की बात हो रही है, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस अभी हमने बात की। ये सब की क्या चीजें हैं? ये सब की सब क्या चीजें हैं भाई? टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे कोर वेब वाइटल्स टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं। मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ब्रोकन लिंक्स को फिक्स करें, रीडायरेक्ट्स लगाएं, रोबोट की फाइल बनाएं, इंटरनल लिंक्स बनाएं, कहा था ना हमने। कैटेगराइजेशन होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर्ली। कोर्सेज, उसके नीचे आ रहा हो डिजिटल मार्केटिंग, दिस सर्विसेज, ऊपर लिखा आ रहा हो डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट वगैरह वगैरह जितनी भी हैं सर। इस तरह कैटेगराइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल में कीवर्ड बेस्ड नेम होने चाहिए। ये सब चीजें किसमें आ रही हैं हमारे पास? ये सब चीजें हमारे पास आ रही हैं जी टेक्निकल एसईओ के, ठीक है। अब एक छोटा सा इंटरेक्शन करते हैं हम। वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, ये अब हम गूगल के स्टैंडर्ड से हट गए, हम जरा थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं लिंक का, अगली क्लास में इसको फिनिश करेंगे। लिंक बिल्डिंग का, लिंक बिल्डिंग क्या चीज है जी? लिंक बिल्डिंग आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को चेक करती है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं लिंक बिल्डिंग के लिए। ये सबसे अच्छा टूल जो है ये Ahrefs का ही है और ये बड़ा महंगा है, मगर ये जो चीज़ मैं करने लगा हूँ ये फ्री में आपको मिल जाएगी। और ये जो काम हम करने लगे हैं ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। गूगल ने आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए दो ही स्टैंडर्ड अपने पास रखे हुए हैं, ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ। क्रॉस कंपैरिजन करें कि ऑन साइट एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ वर्सेस लिंक बिल्डिंग, गूगल पे कौन रैंक करेगा? ऑन साइट एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। अथॉरिटी अच्छी होगी इसकी, लेकिन ऑन साइट एसईओ से रैंकिंग होगी। एक बंदा जो है, एक कंपनी जो है वो काम कर रही है सिर्फ लिंक बिल्डिंग के ऊपर, वो ना ऑन साइट एसईओ करती है ना टेक्निकल एसईओ करती है, वो वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकती, सिर्फ उसका स्कोर इंप्रूव करा सकती है, वेबसाइट नहीं रैंक होगी इसकी। चलिए यहां पर मैं एक वेबसाइट का नाम लिख रहा हूं, facebook.com। देखें जरा क्या बताता है इसके मुताबिक। वेबसाइट अथॉरिटी कितनी है? 100 आउट ऑफ 100। मिनिमम वेबसाइट अथॉरिटी 0, मैक्सिमम वेबसाइट अथॉरिटी 100। फेसबुक की कितनी है? 100। इतनी होनी चाहिए ना सारी। हम लोग तो, हमारा बस नहीं चलता, हम तो 6-6 अकाउंट बना लें ना फेसबुक पर, तो एक एक अकाउंट तो सभी बनाते हैं ना।
तो मतलब कितनी इंगेजमेंट है इसके ऊपर, तो इसकी अथॉरिटी भी बढ़ गई ना, इतनी ऑडियंस है इसके ऊपर। अच्छा अभी जरा linkedin.com, घर जाके फिर बाकी प्लेटफॉर्म भी चेक कीजिएगा, एक्स को भी चेक कीजिएगा, आपको पता लगेगा 100 किसी की नहीं होगी स्वाइप फेसबुक के, करीब होंगी उसके। कोरा को भी चेक कीजिएगा 98, ठीक है। तो आपको पता लग गया किसी भी वेबसाइट की, किसी और वेबसाइट की चेक करनी हो तो उसका नाम लिख लें आप, पीक सोल्यूशन की चेक करनी हो उसका नाम लिख लें। अब ये प्रैक्टिस खुद करना, मेरे से एक्सरसाइज नहीं करवानी आपने, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए, यानी कि मैंने ये देख लिया कि वेबसाइट अथॉरिटी कैसे चेक हो रही है। बहुत सारी जगहों पर आपको वेबसाइट अथॉरिटीज़ को देखना पड़ेगा पहले, किसकी अथॉरिटी क्या है भाई। जैसे वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं ना, तो देखते हैं ना कि भाई ये यूनिवर्सिटी अप्रूव है कि नहीं है। तो इसी तरीके से किसी वेबसाइट पे जाकर जब लिंक बिल्डिंग करोगे तो पहले हम ये देखेंगे कि इसकी अथॉरिटी कितनी अच्छी है। इसके बाद दूसरी चीज होती है वेबसाइट स्पैम स्कोर, ठीक है। वेबसाइट स्पैम क्या होती है, वेबसाइट स्पैम स्कोर का मतलब क्या होता है। आप जीमेल यूज करते हैं ऐसी है ना, जीमेल के अंदर स्पैम मेल भी होती है ना आपके पास, और उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारी मेल्स होती हैं जो स्पैम में चली जाती हैं। खासतौर पर जो मैंने आप लोगों को गूगल एड अकाउंट का एक्सेस दिया था, किसी ना किसी को वो स्पैम में गया होगा और स्पैम में से जाकर उसने क्लिक किया तो खुला। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो ऑफर लेटर होता है वो भी अक्सर स्पैम में ही आता है, मेन ईमेल इनबॉक्स में नहीं आता। उसकी वजह क्या होती है कि वो आइडेंटिकल नहीं ना होता, वो डिफरेंट तरीके से बना हुआ होता है, उसमें इमेजेस भी होते हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर ऑफर लेटर में। तो वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड ईमेल होती है उस ईमेल के लिए, तो ऐसी सब चीज़ें स्पैम में चली जाती हैं। इसी तरह वेबसाइट का भी स्पैम है, जो काम वेबसाइट के लिए वैलिड नहीं है वो सब वेबसाइट स्पैम है। गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि भाई आप आज की तारीख में खास तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहता है कि आपकी वेबसाइट स्पैम नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसका वो जो उसने स्पैम स्कोर रखा हुआ ना मिनिमम, उसको ये कम कर देगा। अभी तो 30 है इस वक्त जो मिनिमम स्पैम स्कोर है, जिसे ये एक्सेप्ट करता है कि भाई इतना स्पैम होगा तो मुझे इतराज़ नहीं है, इससे ज़्यादा स्पैम होगी तो मुझे इतराज़ है। यानी आपकी वेबसाइट जो है फिर वो स्पैमिंग कर रही है, ठीक है। ऐसे ही है जैसे आपको बंदा यूएसबी मुझे दे और मुझे ये भी पता होगा इसकी यूएसबी में वायरस है, तो मैं तो यूज़ नहीं करूँगा ना। इसी तरह जो वेबसाइट स्पैमिंग करेंगी तो उन वेबसाइट पे भी ट्रैफिक नहीं जाएगी और गूगल उन वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजेगा भी नहीं। स्पैमिंग दो तरह की है, कंटेंट स्पैमिंग भी है और लिंक बिल्डिंग स्पैमिंग भी है, दोनों ही स्पैमिंग में आते हैं। कंटेंट स्पैमिंग क्या है, चैटबॉट्स, आप धड़ाधड़ चैटबॉट से लिखवाते जाते हैं, पेस्ट करते जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर चेंज किए बगैर उसी तरह। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ आप दूसरों की वेबसाइट से पकड़ते हैं और पेस्ट कर देते हैं, तो ये क्या है, ये कंटेंट स्पैमिंग है। आप लिंक बिल्डिंग करते हैं और मीनिंगफुल लिंक बिल्डिंग नहीं करते, रेलिवेंट लिंक बिल्डिंग नहीं करते, तो ये भी स्पैमिंग है। मतलब किसी बंदे ने मुझे कहा कि भाई 1,000 रुपये में मैं आपको 10,000 लिंक दूंगा। हमने उसे 1,000 रुपया दिया, उसने हमें एक वेबसाइट का यूआरएल दिया, उसने कहा भाई यहाँ पर जाकर ना आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है और एंटर कर देना, तो आपकी वेबसाइट 10,000 वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट हो जाएगी। ये स्पैम लिंक्स हैं, ये वाले लिंक्स नहीं चाहिए हमें। हमें लिंक्स कौन से चाहिए, हमें मैनुअल लिंक्स चाहिए, जो मैनुअल लिंक्स हम खुद लगाएंगे। हमें वो वाले लिंक्स चाहिए, हमें ऑटो सबमिशन वाले लिंक्स नहीं चाहिए, ये भी स्पैमिंग है। इससे भी आपकी वेबसाइट गूगल की नज़रों में गिर जाएगी भाई, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे आपकी वेबसाइट के। और जब कोई वेबसाइट सब कुछ हुआ और स्पैम हो जाए तो गूगल उसकी रैंकिंग को ड्रॉप कर देता है। रैंकिंग को ड्रॉप करने का मतलब उसकी सर्च विजिबिलिटी नहीं रहेगी और वो सिर्फ और सिर्फ यूआरएल से ही खुलेगी। मेरा ख्याल है समझ में आ गया स्पैमिंग क्या चीज़ है। ले अब मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ का लिखा मैंने ऑनलाइन वेबसाइट जरूर लिखना है, स्पैम चेकर नहीं लिखना, वो ईमेल को चेक करेगा, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट स्पैम चेकर, ये वाली वेबसाइट बड़ी अच्छी है, और भी देख सकते हैं आप नीचे भी जो आ रही है। यहां पर आए जरा पीक सोल्यूशन की वेबसाइट को देखते हैं। 2-3 वेबसाइट्स को देखते हैं, पहले ये लिखते हैं। चेक करें इसको,
कहते हैं साइन इन करो, नहीं करना भाई, फिर आ जाते हैं, ठीक है। किसी और में आ गया हूँ मैं, टूल में है ना, वो स्पैम चेकर में चला गया हूँ ना, ऑनलाइन वेबसाइट का चेक करना था ना हमने। चलो जिसने मुझे लगता है पेड कर दिया, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, ये फ्री में चला रहा था वो, जैसे हमारे पास था ना वो बिटली, याद है ना आपको, मैंने बताया था, वो बिटली ने भी साइन अप कर दिया हुआ, इसने भी साइन अप कर दिया। एनीवेज एक दफ़ा फिर इसकी एक अटेम्प्ट करते हैं और बिल्कुल उस अकाउंट में करके देखते हैं जिसमें मैंने ये कभी ना किया हो, ताकि कंफर्म हो गए इसने ऐसा ही किया है। अब वो मुझे कह रहा है कि भाई अकाउंट बनाओ पहले अपना, मैंने बिल्कुल एक नया अकाउंट से खोला, अभी भी इसने यही किया, तो इसका मतलब होगा कि वो कह रहा है कि पहले अपने साइन अप करें, ठीक है ना। अब मैं इसको अपना साइन अप करके अपना ईमेल दूंगा, उसके बाद साइन अप होगा, ठीक है, तो फिर चलेगा आगे। तो और क्या ऑप्शन है, दूसरी फ्री ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे तो साइन अप हम कर सकते हैं अपने जीमेल के साथ, इस पे कर लेते हैं। कहता है 5 वेबसाइट्स को चेक कर सकते हो आप, चलो जी, मैंने कहा एक को चेक करो। जी कितना आ रहा है स्पैम स्कोर? 38%। इसका मतलब स्पैम है, हाँ, स्पैमिंग हुई हुई है इस वेबसाइट पे। स्पैमिंग कितनी अलाउड है? 30%, नॉट मोर देन 30%। और हम जब बात किसी से करते हैं ना तो हम 30% भी नहीं कहते, हम कहते हैं नॉट मोर देन 10 to 15%, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए। इसका तो मतलब ये है ना कि हम कह रहे हैं कि इतने इस तरह के बोगस लिंक्स भी लगाओ और इस तरह का बोगस कंटेंट भी लगाओ, इसका तो मतलब यही है ना कि हम यही इजाज़त मांगने लगे हुए हैं। सो हमें ये नहीं करना चाहिए। और इसकी ये डोमेन अथॉरिटी आ रही है 17, ठीक है, इट्स फाइन, नॉट बैड कि स्टार्ट पे है अभी, लेकिन इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये 38 क्यों हो रही है, क्या लिंक बिल्डिंग की वजह से हुई है या किसी और वजह से हुई है। इसको देखें जरा, ये जो बच्चों से काम कराया हुआ हमने, इसकी क्या हालत है। इसकी तो लिंक बिल्डिंग बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन इसका जो स्पैम स्कोर है उसके क्या हालात हैं वो देखते हैं। बाकी इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में खत्म करेंगे। इसका मतलब है कि 100% यूनिक कंटेंट के साथ, 100% यूनिक कंटेंट के साथ ये बनी हुई वेबसाइट है। इसका स्पैम स्कोर कितना है? 1%, ठीक है। इनकी एक और वेबसाइट है, वो देखें जरा, उस पर हमने कभी कुछ काम किया, वैसे देखते हैं उसके क्या हालात है। इसको देखें जी, इसके क्या हालात है। तो अब किसी को भी दे, इसके लिए हमें कोई होस्टिंग की जरूरत नहीं है, ये जितनी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ ये हम किसी भी वेबसाइट के साथ एक्सपीरियंस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को भी करके देखिएगा, ठीक है। जी, जिसमें बस करीब करीब पहुंची हुई है, हाँ 24%, बट 24% क्लीन स्कोर, 30% तक क्लीन है, उससे ऊपर है। लेकिन हम जब किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ कंटेंट है, ऑटो सबमिशंस हुई होंगी लिंक्स की, उस वजह से हैं। और जब आप एक दफ़ा ऑटो सबमिशंस कर बैठते हैं, उन्हें रीस्टोर नहीं कर सकते, उन्हें अनडू नहीं कर सकते। एक दफ़ा हो गई तो हो गई, अब वो अनडू नहीं हो सकती हैं कभी भी, क्योंकि भाई वो तो आपने दूसरों के सर्वर पे जाके की है ना। कोई चीज़ अपने सर्वर पे की हो, आप उसी को अनडू कर सकते हैं ना। आपने वेबसाइट गलत बना दी, आप उसको अनडू कर सकते हो।
नहीं कर सकते हो। लेकिन जो लिंक्स आपने किसी की वेबसाइट पे जाके लगाए हैं, वो कैसे, उसको रिमूव कैसे करोगे? वो तो आप रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए हमें कभी भी बल्क में लिंक बिल्डिंग बाय नहीं करनी। हमें जब भी लिंक बिल्डिंग करनी हो स्लोली करें, बिल्कुल आराम से करें। और याद रखें, हमें वेबसाइट पर से चीजें बेचने के लिए लिंक बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। हमें वेबसाइट से चीजें बेचने के लिए हमें एसईओ की जरूरत है, और हमें टेक्निकल एसईओ की।